पूछिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, हमने खुद ही हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहली बार मेरा सहारनपुर में आना हुआ है। मैं सहारनपुर के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो इज्जत दिया, जो हौसला बढ़ाया, जिस तरीके से इस्तकबाल किया, आप उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक। साथियों, क्योंकि आज हम लोग जिला कार्यकारिणी की बैठक में इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं जिस पे हमें डिस्कशन करना है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सहारनपुर में मजबूती के साथ आगे बढ़े और यहाँ के सहारनपुर के जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनको आज हमारी जरूरत है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित हो। आज मुल्क के हालात, सूबे के हालात, आप सब लोग सियासी लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारियों में हैं, आप लोग उससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। और सिर्फ मुल्क के हालात ही नहीं, अगर हम भारत के पड़ोसी ममालिक के भी सियासी सूरत हाल को देखें तो वहां भी आपको बड़ी तब्दीलियां दिखाई पड़ रही। जब भी जुल्म बढ़ता है, जब भी भ्रष्टाचार बढ़ता है, अवामी मुफादात को दरकिनार करके हुक्मरान जब अपने बारे में अपने लिए काम करने लगते हैं, जात और मजहब और इलाकायत की सियासत परवान चढ़ती है, मुल्क के अवाम जब ये महसूस करते हैं कि इन हुकूमत के जरिए हमारे हक और हुकूक महफूज नहीं है, तो ऐसे हालात में श्रीलंका में जो हुआ गुज़िश्ता साल, बांग्लादेश में हुआ और अभी इसी हफ्ते में नेपाल में जिस तरीके के हालात हैं, उस तरीके के हालात रूनुमा होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं, हमारी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारे मुल्क में भी इस तरीके के हालात पैदा हों। इसलिए कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो मुल्क का होता है, अवाम का होता है। इसलिए मैं चाहूंगा इस मुल्क के हुक्मरानों से कि वो पड़ोसी मुल्क के हालात से सबक लें और इस मुल्क का जो आईन है, जो इस मुल्क के अवाम की, इस मुल्क में दबे कुचले मजलूमों के हक और हुकूक की जमानत देता है, उसको अमली तौर पे नाफिज करने का काम करें। आज मुल्क में जो हो रहा है, जिस तरीके से जात और मजहब की सियासत हो रही है, जिस तरीके से खानदानी सियासत हो रही है,
इन सब से अलग हटके उन्हें मुल्क के अवाम के बारे में सोचना चाहिए। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस उम्मीद के तहत अवाम अपने वोटों के जरिए हुकूमतें बनाते हैं, सियासी पार्टियों को इख्तिदार में लाते हैं, मौजूदा हुकूमत उस पे 1% भी खरी नहीं उतर रही है। वोटों की चोरी, लूट खसोट, बेईमानी इख्तिदार में आने के लिए एक जरिया बन चुका है। अवाम के वोटों के जरिए ईमानदारी के साथ इख्तिदार में आना और ईमानदारी के साथ हुकूमत को चलाना ऐसा लग नहीं रहा है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं आज इस मुल्क के और सूबे के जो हालात हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हुए, एक दिन की पैदावार नहीं है, 2-4 सालों की पैदावार नहीं है, बल्कि जो लोग, जो पार्टियां अब तक इस मुल्क की हुकूमत में इख्तिदार में रही हैं, जिनके हाथों में हुकूमत का ज़माने इख्तिदार रहा है, वो सभी पार्टियां इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। और यही वजह है कि जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क में जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के आइन की पामाली के लिए, आइन की पामाली की बहाली के लिए जब मूवमेंट चलाया, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में जंग आजादी के वक्त ख्वाब देखा था, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस मुल्क में एक ऐसी कल्याणकारी हुकूमत बनाई जाएगी, एक ऐसा मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा जिसमें सभी जात और मजहब के लोगों की बराबर की हिस्सेदारी हो, सबको तरक्की करने का मौका मिले, सबको आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिले। लेकिन आजादी के इतने सालों के गुजर जाने के बाद आज भी जंग आजादी के जो मुजाहिदीन थे, जंग आजादी के जो हमारे बुजुर्गान थे, उनके ख्वाबों की ताबीर नजर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इन सब चीजों को जहन में रखते हुए इस मुल्क में साफ सुथरी और ईमानदार हुकूमत के लिए, इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, इस मुल्क में जमहूरी निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के आइन के तहत इस मुल्क के अवाम को जो हुकूक हासिल है, सबको उनकी बराबर का हुकूक मिले, इसके लिए भूख से आजादी और खौफ से आजादी के नारे के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम अमल में आया था। देखने में तो भूख से आजादी, खौफ से आजादी एक छोटा सा नारा है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो एक सियासी पार्टी की पूरी पॉलिसी इसमें समाई हुई है। भूख का मतलब यह नहीं है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भूख का मतलब यह नहीं है कि अगर कोई भूखा है उसको पेट भर खाना मिल जाए, ये भूख नहीं है। भूख का मतलब ये होता है कि एक इंसान की जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें उसको मुहैया होनी चाहिए। अगर आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो आपको मकान की भूख है, अगर आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो आपको खाने की भूख है, अगर आपके बच्चों को तालीम दिलाने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं है तो आपको तालीम की भूख है, अगर आपको चलने के लिए सड़क नहीं है तो आपको रास्ते की भूख है, अगर आपको बेहतरीन इलाज के लिए अगर इंतजाम नहीं है तो आपको दवा की भूख है। ये सारी चीजें जरूरियात जिंदगी की चीजें भूख के दायरे में आती हैं और इन सबको पूरा करना हुकूमत का काम है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा
ना सोए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबको मकान हो, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबके लिए तालीम का बेहतर इंतजाम हो, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबके इलाज का बेहतरीन इंतजाम हो। लेकिन आज बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में अवाम को, अक्सरियत को ये बुनियादी सहूलियात भी हमारी हुकूमतों ने मैसर नहीं की। अगर खौफ की बात करें तो ये बहुत ही मुज़ेका खेज बात होगी कि इस मुल्क में मुख्तलिफ जात और मजहब के मानने वाले लोग हैं। तकरीबन सरकारी आंकड़े के हिसाब से 12.5%, 14% इस मुल्क में अक़लियतों की आबादी है, जिसमें सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। उसके अलावा लगभग 85% इस मुल्क में हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वोट बैंक को बनाने के लिए, इक़्तिदार में कब्जा जमाने के लिए 15% अक़लियतों से 85% अक्सरियत को डराया जा रहा है और खौफ का माहौल खड़ा करके उनकी वोटों को दिया जा रहा है। इसी तरीके से यहां जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, 1952 से जब से इस मुल्क में जमहूरी निजाम कायम हुआ है, आइन के जरिए लोगों को, अवाम को वोट देके अपनी हुकूमत को चुनने का मौका मिला है। तमाम सियासी पार्टियों ने सबसे बड़ी अक़लियत जो मुसलमान हैं उनको डराकर, खौफजदा करके उनका वोट देने का काम किया गया है और आज भी वही कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि नफरत की बुनियाद पे इस मुल्क की सियासत ने जन्म लिया। नफरत की बुनियाद पे सियासत होने लगी और आज माहौल इतना बिगड़ चुका है, माहौल इतना खराब हो चुका है कि आज अवामी मसाइल, रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, दवाई, ये सारी चीजें आज पीछे छूट गई है। अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जो अवामी मुद्दे हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी मामलात हैं, जिसकी बुनियाद पे लोगों को वोट देने का मौका मिलना चाहिए, हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, वो सारे मुद्दे, वो सारे मसाइल कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई वोट चोरी और के नाम पे वोट मांग रहा है। वो चोरी का मसला इस मुल्क में एक बड़ा मसला है। और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस इल्जामात में सच्चाई है। बड़े पैमाने पे लोगों को डिवोट किया जा रहा है। बिहार में जो इंतखाबी फहरिस्त को मुरतब करने का फिर से काम चल रहा है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के को डिवोट किया जा रहा है, उनके वोट देने के हुकूक को छीना जा रहा है। इससे पहले के इंतखाबात को उठा के देखें, बिहार में जब इलेक्शन आ रहा है तो वोट काट के इख्तियार में आने की कोशिश की जा रही है और उससे पहले वोट को बढ़ा के इख्तियार में आने की कोशिश की जा रही है। न वोट कटना चाहिए, न फर्जी वोट बढ़ना चाहिए, दोनों गलत। इसके ऊपर रोक लगना चाहिए, इसके खिलाफ आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन साथियों, मैं बहुत सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मामला, वोट की डकैती का मामला, वोट के लूटने का मामला हमारे मुल्क में कोई नया नहीं है। 1952 में जब मुल्क का 1950 में जब मुल्क का आइन नाफिज हुआ और 1952 में पहली बार इंतखाब हुआ, पहली बार चुनाव हुआ और चुनाव के जरिए हुकूमत बनी थी। उस वक्त भी आप बंबई की तारीख को उठा के देख लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र बंबई के एक पार्लिमानी हल्के से चुनाव लड़ रहे थे। 65,000 वोट काउंटिंग में इनवैलिड करार दे दिया गया। और किसी भी पार्लियामेंट के इंतखाब में अगर 65,000 वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा तो जाहिर है कि वो नतीजों को मुतासिर करेगा।
जो हारा हुआ कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा और जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा वो हार जाएगा। तो वोटों की बेईमानी का काम वहां से शुरू हुआ। इसको शुरू करने वाले कौन लोग थे? उससे और आगे बढ़े, बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए तो 1975 में इस मुल्क में पार्लियामानी इलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली से इंदिरा गांधी पार्लियामेंट के उम्मीदवार हुआ करती थी। उससे पहले इल्जाम लगाया जाता था कि बड़े पैमाने पर बूथ क्लिपिंग की जाती है, कांग्रेस के जरिए सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, इक्तिदार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, शासन सत्ता और इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करके और बड़े पैमाने पर बूथ क्लिपिंग की जाती है। लेकिन 1975 में जब इलेक्शन हुआ, राजनारायण इंदिरा गांधी के मुकाबले में उम्मीदवार हुआ करते थे और बड़े पैमाने में वहां बूथ क्लिपिंग हुई, बैलेट बॉक्स बदल दिए गए, नताइज को मुतासिर किया गया और उस वक्त राजनारायण जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। उनको हारा हुआ करार दिया गया और उन्होंने हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ रिट फाइल किया। नतीजे आ चुके थे, सरकार बन चुकी थी, इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी थी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जीते हुए नतीजे को रद्द कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि वो इख्तियार से दस्तबरदार होती, अपनी गुनाह को तस्लीम करती, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करती और पूरे सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि वजीर आजम का इलेक्शन अगर रद्द हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए एक सवालिया निशान था। इलेक्शन को खत्म कर दिया जाता, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता, नए सिरे से इलेक्शन कराया जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दिया और जबरदस्ती हुकूमत के ऊपर कब्जा जमाए रखा। 1975 में जो इमरजेंसी इस मुल्क में नाफिज हुई थी और 1977 तक मुल्क को इमरजेंसी का सामना करना पड़ा था, उसमें बहुत सारे जुल्म हुए, बहुत सारे मसाइल हुए, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन उसमें भी वो चोरी और वोटों की बेईमानी ही बड़ा फैक्टर हुआ करता था। और उसके बाद तो बड़े पैमाने पे बूथ कैप्चरिंग के लिए वोटों की बेईमानी का काम करते थे, बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे और वो सिलसिला 2014 तक लगातार चलता रहा। 2014 में 2009 में जब ईवीएम आया तो ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आई, तो वही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगना शुरू हो गया। और आज भी मुल्क की अवाम की तरफ से ये मुतालबात खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम को हटा के फिर से बैलेट पेपर पे इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग वोट चोरी के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी के साथ इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने का काम नहीं किया। तो दोस्तों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ईमानदारी के साथ जमहूरियत का तकाजा है कि मुल्क के अवाम को अपनी वोट, अपनी राय दही का हक मिलना चाहिए, वो अपनी राय दे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो जमहूरियत के लिए नेक साल साबित नहीं हो सकता है, वो एक सेहतमंद जमहूरियत की निशानी नहीं है, जमहूरियत का कत्ल है। वो चोरी को, वोट की डकैती को रोका जाना चाहिए और अवाम आजादाना तौर पे अपने वोटों का इस्तेमाल करें। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा चाहती है। लेकिन ये बात भी मैं वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूं कि ये काम ये लोग उसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। ये इख्तियार में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी तरीके से इख्तियार में आए। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाहिद इस मुल्क की एक पार्टी है जो इस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को कायम करने के लिए कोशिश कर रही है। आप तमाम सियासी पार्टियों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए। मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, आइन में सबको एक वोट का बराबर का अधिकार दिया गया है। मुल्क में हुकूमतें जमहूरी तर्ज हुकूमत नाफिज है इस मुल्क में। मुल्क की हुकूमत कौन चलाता है?
सियासी पार्टियां चलाती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, इख्तियार में आती है, हुकूमत उनकी बनती है, चलाती है। अब आप उठा के देख लीजिए जितनी पार्टियां इस मुल्क में भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, चाहे वो रिकग्नाइज हो चाहे अनरिकग्नाइज हो, आप किसी भी एक पार्टी को बता दीजिए कि उस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। मैं सारी पार्टियों की बात करता हूं, उसमें कोई पार्टी पाक साफ नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी की पहचान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के खानदान और अहले खाना और उनके परिवार के नाम से है। अखिलेश यादव के नाम से वो पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कांशी राम जी जब तक उस पार्टी के मुखिया थे वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। उनके बाद उनकी जानशीन मायावती बनी, मायावती ने भी डेमोक्रेसी को तरजीह नहीं दिया। अभी आने वाले दिनों में उनका भतीजा आनंद, आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी का कमान संभालने के लिए तैयार हो रहा है, वहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी को खत्म करने में सबसे अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस पार्टी में न कभी डेमोक्रेसी थी, न है और न आने वाले दिनों में रहेगी। एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार है जो कांग्रेस के सारी कमान संभाले हुए है। सदर कोई भी हो, जिम्मेदारी किसी के ऊपर आए, वजीर आजम किसी को बना दे, लेकिन सारे फैसले नेहरू परिवार तय करता है। ये डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके अलावा किसी भी सूबे की आप रियासती पार्टी को ले लीजिए, लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव उसके मुखिया बन गए हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। टीडीपी ले लीजिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। टीएमसी ले लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, वहां भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसले कोई एक फर्ज नहीं करता है, बल्कि लाखों से तय होता है, वो डेमोक्रेसी नहीं। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम जो अमल में लाया गया है, जब किसी सियासी जमात में जो इक़्तिदार में आने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत के जरिए वो जमहूरी अक़दार की हिफाजत करे, जब उस पार्टी में अंदरूनी तौर पे जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत को क्या करेंगे, क्या उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भूख से आजादी और खौफ से आजादी के नारे के साथ इस मुल्क में जमहूरियत की इक़्तिदार की हिफाजत के लिए, आइन की बहाली के लिए, आइन की हिफाजत के लिए और इस मुल्क को एक ऐसी रियासत बनाने के लिए जिसमें बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारे को कायम करने के लिए एक ऐसी हुकूमत के कयाम का अमल लाने के लिए बनाई गई पार्टी है कि जो एक कल्याणकारी भारत को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिला सके, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की हुकूमत कायम कर सके, जिसमें सभी के हक और हुकूक की हिफाजत हो सके। इस मकसद के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम अमल में लाया गया है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, आवाम के हुकूक के खिलाफ आवाज उठाती है, उसके लिए एहतजाज करती है, तो उससे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बढ़ती ताकत से सिर्फ हुक्मरान पार्टियों को खतरा नहीं है, सिर्फ वही खतरा महसूस नहीं करती है, बल्कि इस तरह की तहरीक मजबूत न होने पाए, इस तरीके की पार्टी कामयाब न होने पाए, तमाम सियासी पार्टियों को आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से खतरा महसूस दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है। इसलिए आज सारी पार्टी हमारे खिलाफ खड़ी है, वो तय होगी खड़ी, वो एक दूसरे के जो खिलाफ है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आपको कहीं दिखाई पड़ती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात आती है तो सारी पार्टियां हम ख्याल नजर आती हैं, हम ख्याल दिखाई पड़ती है, जुल्म को जुल्म कहने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि आज इन जालिमों के मुकाबले में ये जो जालिम हुक्मरान
चुन के आ रहे हैं, जो जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के आइन के अक़दार की पामाली कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ आज मुखालफत में सबसे अव्वल की जमात खड़ी हुई, बन के खड़ी है। और इसी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए एसडीपीआई की शबीह को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और उसके कैडर, उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर इस चीज से घबराने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। और देखा होगा कि जब जब भी पार्टी के ऊपर इस तरह का कोई मामला हुआ है, पार्टी के लोगों के ऊपर जब जुल्म और नाइंसाफी हुई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किए गए हैं, तो उसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और मजबूत ताकत के साथ उभर के आई है। और आज यहाँ आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है, इस बात की गवाही देती है कि आप लोग जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हर हाल में खड़े दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा मैं वक्त न लेके, अपनी बात न कह के, मैं आप लोगों से सिर्फ एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि किसी भी सियासी पार्टी की ताकत, आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, आप कितना भी खिदमत खल्क का काम कर लीजिए, आप कितना भी सड़कों पे एहतजाज कर लीजिए, आपकी अवामी ताकत कितनी भी हो जाए, कितनी भी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन सियासी पार्टी की ताकत का अंदाजा जो लगाया जाता है वो आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपकी हैसियत क्या है। जब इलेक्शन होता है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, और चाहे वो नगर पंचायतों और पंचायती चुनाव का इलेक्शन हो, आपकी पार्टी उन तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है, तो आपकी पार्टी का ताकत का अंदाजा आपके उन इंतखाबात में जो वोट मिले हैं वो आपको पाए गए वोटों से आपकी पार्टी का ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। ऐसे हालात में अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, पार्टी वहां भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी कुछ सीटों में जहां हमारी हैसियत ताकत है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की सदर की हैसियत से मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आया हुआ हूँ। इस मौके पर मैं आप सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, कैडर्स हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी भी आप समझ सकते हैं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2025 चल रहा है, 2026 के शुरू में या हो सकता है 2025 के आखिर में पंचायती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंचायती इंतखाबात में ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, पीडीसी का इलेक्शन होता है जिसके जरिए क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष प्रमुख चुना जाता है, और जिला पंचायत का चुनाव होता है जिसके मेंबरान बाद में जिला पंचायत चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। ये है पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायती चुनाव का प्रोसेस। वो इलेक्शन होने जा रहा है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश के में जहां जहां भी पार्टी का वजूद है, जहां जहां भी पार्टी की इकाइयां बनी हुई है, ब्रांचें बनी हुई है, विधानसभा कमेटियां बनी हुई है, जिला कमेटियां बनी हुई है, उन सारी जगहों पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी के समर्थित उम्मीदवार खड़ा करेगी। समर्थित उम्मीदवार इसलिए कह रहा हूं कि पंचायती चुनाव में यह व्यवस्था नहीं है कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी खड़ा किया जाए, उसके लिए फॉर्म ए भी जारी किया जाए, लेकिन पार्टी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, तो आगे चलकर पार्टी का जीता हुआ कैंडिडेट तस्लीम किया जाता है और जिला पंचायत के इलेक्शन में जिला पंचायत में वो उस पार्टी की नुमाइंदगी करता है जिस पार्टी की समर्थन से वो जीत के आता है। तो आपके सहारनपुर जिले में भी जितनी भी हमारी इकाइयां बनी हैं,
जो हमारे ब्रांचेस बने हुए हैं, जिला कमेटी बनी हुई है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जिला पंचायत के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारें, उनको खड़ा करें। और उनके लिए ये नहीं है कि अगर किसी को उम्मीदवार पार्टी ने समर्थन दे दिया तो चुनाव लड़ना, इलेक्शन लड़ना उनकी जिम्मेदारी है। अगर पार्टी किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थित उम्मीदवार बना के खड़ा करती है तो वो सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ेगा, पूरी पार्टी उसके लिए चुनाव लड़ेगी और पार्टी का हर मेंबर, हर कैडर अपने आप को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी मान के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, चुनाव में हिस्सा लेगा। बहुत ज्यादा नेशनल और सूबाई सतह के मुद्दे पंचायती चुनाव में नहीं आते, लोकल मुद्दे होते हैं। नलिया का मामला होता है, रास्ते का मामला होता है, सड़क का मामला होता है, पानी का मामला होता है। ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारा मानना यह है कि इन मुद्दों पे आज तक हम चुनाव लड़ते, जीतते, वोट देते चले आ रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम वोट देते चले आ रहे हैं। आज जिस तरीके के इस मुल्क में, उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में हालात हैं, उन हालात को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वजूद का मामला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को अपनी अवामी ताकत और एक सियासी पार्टी की ताकत की हैसियत से अपनी ताकत को मनवाने का मामला है। इसलिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे मसाइल को बालाए ताक पे रखिए, इनको बालाए ताक पे रख दीजिए। और दूसरा मामला जो आता है वो भाई भतीजावाद और खानदान और खाला का लड़का और बुआ का लड़का और मामा का लड़का और दोस्त और पड़ोसी और मोहल्ला, ये सारी चीजें आती हैं। अरे भाई वो हमारे मोहल्ले का कैंडिडेट खड़ा हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एसडीपीआई में तो हैं लेकिन अब मजबूरी है, हमारे खाला का लड़का खड़ा हो गया है, उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया है, पार्टी अलग है, पार्टी अच्छी है लेकिन मजबूरी है। ये सब तमाम बातें हर इलेक्शन में, पंचायती इलेक्शन में सुनने में आती है, देखने में आती है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जब 2022 में रात के अंधेरे में फर्जी मुकदमा कायम करके हमारे लोगों को उठाया गया था, जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया था, आपके घर पे पुलिस आई थी, आपको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त आपके खाला का लड़का कहां था? उस वक्त आपके मौसी का लड़का कहां था? उस वक्त आपके बुआ का लड़का कहां था? किसी ने आपके साथ दिया? कोई आपके साथ खड़ा हुआ? सबने आपके नंबर को क्या करते हैं, डिलीट कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया होगा कि इनका फोन ना आने पाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर भी पुलिस आ जाए। ऐसा हुआ है ना, और आज भी हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। खड़ा कौन हुआ? पार्टी आपके साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है। तो आज पार्टी के वजूद का मामला है। उत्तर प्रदेश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को की ताकत का एहसास कराने का मामला है, और ये जिला पंचायत का इलेक्शन हमारे सामने है। तो इन सारी चीजों को आप इसको भी बालाए ताक करेंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैंडिडेट होगा वही आपका उम्मीदवार होगा, उससे अलग आपको इधर उधर दाहिने बाएं सोचने की जरूरत नहीं। ऐसा करेंगे। और अगर मन में कहीं से कोई एहसास पैदा होगा, मोहब्बत जागेगी अपने खानदान के लिए, अपने मामा खाला मौसी बुआ दोस्त के लिए, ऐसा होना फितरी बात है। एहसास होगा, ये ऊपरी मंजिल हिलेगा, टकमगाएगा। तो जब ऐसी कैफियत आएगी तो एक बार देख लीजिएगा, अपने जिले के, अपने स्टेट के और इस मुल्क के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स को, कैडर्स को, जिनको रात के अंधेरे में फर्जी मुकदमा कायम करके जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया। 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक जो जेल की काली कोठरियों में वक्त गुजार के आए हैं,
उनके बारे में सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, और यह भी महसूस कीजिएगा कि उस जगह पे आप भी हो सकते थे और आने वाले दिनों में आप भी हो सकते थे। आपको एहसास हो जाएगा, और तब भी एहसास न हो तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे महसूस कीजिएगा, अपने एहसास में न आइएगा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है फर्जी मुकदमात में, फर्जी मुकदमे में मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और तब आप सोचिएगा कि आपकी बीवी बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आपकी मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आपकी बहन के ऊपर क्या गुजर रही होगी। शायद वहां से आपकी सोच बदल जाए। जिन लोगों ने 1 साल अपनी जिंदगी जेलों की सलाखों के पीछे गुजारी है, उस वक्त आप महसूस कीजिएगा रमजान भी वही बिताया है, ईद भी वही गुजरी है, बकरीद भी वही गुजरी है, और एक खुशहाल घर में या कोई भी घर हो, किसी के यहां भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जब कोई त्योहार आता है, ईद का मौका होता है, दिवाली की बात आती है, तो उस घर में कितनी खुशियां होती हैं। जब रमजान का महीना आता है तो आदमी गरीब से गरीब क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से वो अफ्तारी का इंतजाम करता है, सहरी का इंतजाम करता है, ईद की तैयारियां शुरू कर देता है। ऐसे हालात में जो भाई हमारे जेलों की सलाखों के पीछे थे, रमजान का पहला दिन कैसा गुजरा होगा उनका जेल में, रमजान का पहला दिन कैसा गुजरा। इंतजाम के साथ अफ्तारियां बनाने का, अफ्तारी बनाने का काम करती हैं, और घर के जो फर्ज बाहर होते हैं, आप मोबाइल का जमाना आ गया, इंतजार करती है, फोन उठाती है, बीवी फोन उठाती है, शौहर से कहती है अफ्तारी का वक्त हो गया, कहाँ हो, बेटे इंतजार करते हैं, माँ इंतजार करती है, बाप इंतजार करता है कि मेरा बेटा भी आएगा और घर भर मिलकर अफ्तारी करेंगे, लेकिन उसका बेटा तो जेल की सलाखों के पीछे है, वो आने वाला नहीं है, पता नहीं उसको हुजूर मैसर है अफ्तारी के लिए कि नहीं, वो किस तरीके से अफ्तारी कर रहा होगा। उस वक्त उस घर के ऊपर क्या बीतती होगी। पूरा महीना गुजर जाता है, ईद की तैयारियां शुरू होती है, और जब चांद की रात होती है, कितनी खुशी होती है ईद का इस्तकबाल करने के लिए, ईद मनाने के लिए। बहनें अपने भाइयों से ईदी मांगती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, बहन भाइयों के बीच में मोहब्बत भरा नोक झोंक होता है। बाप बेटा अपने बाप से जिद करता है, कपड़े की जिद करता है, ईदी मांगते हैं, उस वक्त घर का माहौल कैसा होता है। लेकिन जिस घर का एक शब्द जेल की सलाखों के पीछे होता है, उस घर की ईद कैसे मनाई जाती है। ये हमारे लोगों के साथ हो रहा है, हमारे लोगों के साथ हुआ है। और अगर उस वक्त भी आपको एहसास ना हो तो फिर आजाद है, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि उस जगह पे अपने आप को रख के सोचिएगा, आप भी उस जगह पे हो सकते हैं। आपके बच्चों के साथ वो गुजर सकती है, आपकी माँ के साथ वो गुजर सकती है, आपके भाई के साथ वो गुजर सकती है, आपके बाप के साथ, बूढ़ी माँ बाप के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। और आप जेलों की सलाखों के पीछे होंगे, उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरी होगी, कैसी इनकी ईदें गुजरी होंगी, बकरीद इनकी गुजरी होगी। वोट तो बहुत देते आए हैं, लेकिन एक बार इस वोट का इस्तेमाल पार्टी के वजूद को बचाने के लिए कर लीजिएगा, और दिलजान से अभी से लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट पार्टी के हक में डलवाने का काम कीजिए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और इस पैगाम को आवाम तक भी पहुंचाने का काम कीजिए। आज जो जुल्म नाइंसाफी का शिकार हमको होना पड़ा है, वो इसलिए नहीं होना पड़ा है कि हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है,
पूरी जिंदगी में 107, 116, 151 का एक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। हमने, हमारे साथियों ने कोई क्राइम नहीं किया था, कोई जुर्म नहीं किया था, कोई चोरी का काम नहीं किया था, कोई डकैती नहीं की थी, किसी की बहू बेटी को छेड़ा नहीं था। अगर आज उनके ऊपर ये मुकदमा कायम हुए हैं, उनके ऊपर आज जुल्म और नाइंसाफी हुई है, तो किसके लिए? जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आए थे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आने वाले दिनों में आप आज तमाम सेकुलर पार्टियों की बात करें, कोई आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं, आपके मसाइल पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वोट तो सभी लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी मुसलमानों के वोट से 2027 में हम वोट बनाना चाहते हैं। मायावती भी इसी उम्मीद में है कि मुसलमानों को वोट हमको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी भी इसी उम्मीद में है कि मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा। लेकिन मुसलमानों की मसाइल की जब बात आती है, मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, मुसलमानों के हक हुकूक की जब बात आती है, तो सबकी जबान पर लकवा मार जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। पहले तो उनकी पार्टियों में जो मुसलमान लीडर्स, जो मुसलमान वर्कर्स अपने मुफाद के लिए हुआ करते थे, उनकी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती थी। लेकिन अब तो उन्हें स्टेज पे बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है, उनके पोस्टरों में अब उन लोगों को जगह नहीं मिल रही है ना ऐसा? और अगर कोई गलती से स्टेज पे चला जाए तो धक्के मार के उसको पार्टी के मुखिया की तरफ से धक्के मार के भगाते हुए देखा गया है। ये आपकी और आपकी कौन और आपके लीडर्स की हैसियत है पार्टी में। तो अगर चाहते हैं कि आप अपने खोए हुए मकान को वापस लें, अगर चाहते हैं कि आपके हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले लोग और इस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने लोग अगर हिम्मत और फैसले से काम करें, तो आपको ये फैसला लेना होगा और इस पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। और जब इस बात को आप आम लोगों के बीच में रखेंगे, तो किसी का पत्थर का दिल होगा, वो शायद न हिले, वरना उसका दिल भी पसीज जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबी न करके बात को यही खत्म करना चाहूंगा। अभी जिला कमेटी की मीटिंग शुरू होगी, उसमें जिला पंचायत चुनाव भी एजेंडा होगा और भी पार्टी के एजेंडे हैं। पार्टी को कैसे सहारनपुर जिले में मजबूत किया जाए, उसको कैसे अवामी पार्टी बनाया जाए, कैसे अवाम में पार्टी की मकबूलियत को बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों पे जिला कमेटी और स्टेट कमेटी के बड़े जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। सब लोग मिल बैठ कर हिकमत अमली तय करेंगे, रणनीति बनाने का काम करेंगे। जो भी जिला कमेटी के मेंबर हैं, आप लोग उसमें हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी बात को रखिए। और हमारा तो लोकतांत्रिक तरीका है, किसी भी पार्टी में किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी मेंबर को जो हक एसडीपीआई में मिला है वो किसी पार्टी में नहीं मिला है। दूसरी पार्टियों की जो इस तरीके की मीटिंगें होती हैं, नेता आते हैं, अपना फरमान सुनाते हैं, कार्यकर्ता ताली बजाते हैं, चले जाते हैं और मीडिया को बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सबको उसमें शामिल होने का बराबर का हक है, सबको किसी भी इशू पे अपनी राय देने का पूरा हक है। अगर आपकी राय माकूल है, अगर अक्सरियत उसके साथ है, तो आपकी राय मानी जाएगी। ये हमारी पार्टी का तरीका है। आप लोगों को सबका इस्तेमाल करते हुए आगे इस मीटिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। और भी दो एक एजेंडे हैं। जब मीटिंग की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें अपनी बात आप लोगों के बीच में निशानदेही करूंगा कि उसमें क्या होना है, क्या होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए कि आपने हमारा इस्तकबाल किया, हमारे साथियों का इस्तकबाल किया और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस नाजुक वक्त में भी आपने पार्टी के दामन को नहीं छोड़ा है और आज आप पार्टी के झंडे को सहारनपुर में बुलंद किए हुए हैं। और मुझे यकीन है कि आगे भी इस चीज को आप बुलंद करते रहेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। जो आपका वोट होगा जिला पंचायत में, जो आपका वोट होगा, वही वोट आपका आपके जिला सदर की ताकत तय करेगा। अभी लोग
शिकायत करते हैं कि वो पुलिस ऐसा कर रही, वैसा कर रही, परमिशन नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। आप 4 जिला पंचायत की सीटें आप जिता के दे लीजिए, चेयरमैन बनाने भर की 4 जिला पंचायत की सीटें आप जिता के दे लिए। जिस दिन जिला अध्यक्ष हमारे डीएम के ऑफिस में जाएंगे, डीएम कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा और किसी पुलिस के अंदर किसी पुलिस की हैसियत नहीं है कि वो हमारे किसी, भाई ठीक है, हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून पे अमल करने वाले लोग हैं। अगर कहीं हमारी पार्टी को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की किसी भी कार्यक्रम के लिए परमिशन की जरूरत है तो बगैर परमिशन के हमने कह रखा है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम, अगर परमिशन दरकार है तो बगैर परमिशन के नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां परमिशन की जरूरत भी नहीं होती है, जो हमारी कमेटियों की मीटिंग होती है, उसमें भी पुलिस के जरिए रोक लगाया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा आज इस मीटिंग के इस मंच के माध्यम से कि इस रवैये में तब्दीली लाई है। जहां कानूनी तौर पे परमिशन दरकार है, वहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परमिशन की कोई प्रोग्राम नहीं करेगी। लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है, उसमें परमिशन के लिए हमारी मीटिंग को रोकने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पुलिस के आला अफसरान को भी सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक मुल्क है, कानून है, नियम है, सबके लिए नियम है। तो हमारी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग में, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में एक पंजीकृत पार्टी है, एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हमको अपनी पार्टियों की गतिविधियां पूरे प्रदेश में, पूरे मुल्क में चलाने का पूरा हक है। इसलिए वो हमारे हक, हमारे उस हुकूक की पामाली न किया जाए तो बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा।